नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों, आप लोग लगातार क्विज देखते रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। चाहे जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, चाहे पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो, आरओ की देने जा रहे हो, टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, या यूपी ट्रिपल एससी या पिट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्विजेज करवाई जा रही हैं। शीघ्र ही आपको अन्य सब्जेक्ट्स पर भी क्विज मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आज को आपका सेशन अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझावों से हमें अवगत करवाते रहिए। यही हमारे उत्साहवर्धन का एकमात्र साधन है। सभी वीडियोस पूर्णतः निःशुल्क हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें जिससे वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1915 में, ऑप्शन बी है 1820 में, ऑप्शन सी है 1815 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो इसमें से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 1815, ऑप्शन सी। वियना कन्वेंशन कब हुआ था? वियना सम्मेलन याद रखिएगा 1815 में हुआ था। ये वियना सम्मेलन वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को, ऑप्शन डी तुर्की को। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, तुर्की को। क्योंकि यूरोप में आप जानते हैं कि दो देश ऐसे हैं जो पूर्णतः न तो यूरोप में शामिल है, न ही एशिया में शामिल है। वो हैं तुर्की और रूस। रूस का वह पार्ट जो कि एशिया में स्थित है उसे साइबेरिया कहते हैं। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है। तुर्की विकास कार्यों में लगातार पीछे रहता है क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भी चर्चा में है जिस तरीके से वहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। तो वो लगातार यूरोप के अन्य देशों से विकास की रफ्तार में पीछे होता जा रहा है और इसीलिए उसको यूरोप का रोगी या मरीज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849 में, 1890 में, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 1870 में एंड ऑप्शन डी है 1871 में। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिस्मार्क ने और इसी कारण भारत में आप देखेंगे एकीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एकीकरण किया था बिस्मार्क ने जर्मनी में, और भारत में एकीकरण रियासतों को मिलाने का कार्य पटेल जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1699 में, ऑप्शन बी है, ये सब रसिया की क्रांति से संबंधित है, 1757 में, ऑप्शन सी है 1707 में, ऑप्शन डी है 1815 में। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1899, ऑप्शन डी है 1950। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी जो कि रसिया से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पर भी पूछता है इसको। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है लेनिन एंड ऑप्शन डी है ट्रॉट्स्की। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, लेनिन। लेनिन को नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है। लेनिन एक महत्वपूर्ण नाम है अंतर्राष्ट्रीय समाज में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवादी या यूँ कहें कि कम्युनिज्म की एक जो धारा रही है उसको आगे बढ़ाने में लेनिन से कई भारतीय क्रांतिकारी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए रसिया से और भारत के मध्य स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही संबंध बने थे जो आज भी हमारे यहाँ जारी हैं। बहरहाल उसके पीछे आज के निहित स्वार्थ भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी है लेनिन एंड ऑप्शन डी है स्टालिन।
इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन सी लेनिन। अप्रैल थीसिस ये भी रसिया की क्रांति से संबंधित है। इस क्रांति में एक योजना थी ये अप्रैल थीसिस, जिसे तैयार किया गया था लेनिन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? अभी पूछा था नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किससे संबंधित है? जन्मदाता कौन है? लेनिन। अब पूछ रहा है इसको इसकी घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी है 1929। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्राटस्की, ऑप्शन सी केरेंस्की एंड ऑप्शन डी है स्टालिन। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा ट्राटस्की। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी और इसी ने कहा था कि भारतीय रंग रूप से अंग्रेज न हो, रंग रूप से भारतीय दिखे परंतु अंदर से ये अंग्रेज हो, इनके अंदर अंग्रेजी फैल जानी चाहिए। सूट बूट इस तरीके से पहने कि इनके दिमाग में एक ऐसी मानसिकता बन जाए कि अंग्रेज ही बेहतर है और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही बेहतर है। यही कहा करता था कि अंग्रेजी को इस तरीके से हम एलीट वर्ग जो है, जो कुलीन वर्ग है, जो संभ्रांत वर्ग है भारत का, उसे हम अंग्रेजी सिखा देंगे और उससे छन छन के निचले तबके तक जाएगी। तो इसका याद रखिएगा, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है राजा राम मोहन राय का सरोकार किससे नहीं था? मैंने इसको पिछले सेशन में बताया। राजा राम मोहन राय को भारत का सबसे पहला आधुनिक पुरुष कहा जाता है। मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत के मध्य श्वेत पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ही अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए थे, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। कह रहे हैं इनका किस बात से सरोकार नहीं है, आप बताइए। ऑप्शन ए है सती प्रथा की समाप्ति में, ऑप्शन बी है विधवा पुनर्विवाह में, ऑप्शन सी है संस्कृत की पढ़ाई में, शिक्षा में एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सती प्रथा के लिए तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, विधवा पुनर्विवाह के भी ये समर्थक थे, परंतु किसी भी स्थिति में संस्कृत पर इन्होंने कभी नहीं बोला, संस्कृत की शिक्षा के बारे में कुछ बोला। ये हमेशा मानते थे कि भाषा जस्ट कम्युनिकेशन का एक मीडियम मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो सामान्य सा प्रश्न है। बहरहाल ऑप्शन आपके सामने हम रखते हैं। जनरल विलियम बैटिंग, ऑप्शन बी है जनरल माउंटबेटन एंड ऑप्शन सी है जनरल डायर एंड ऑप्शन डी है जनरल डलहौजी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जनरल डायर होगा, जिन्होंने जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ पर घेर कर लोगों पर गोलियां चलवाई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। और भारत की सरकार उस समय, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो तो सैकड़ों में ही बताती है आंकड़ा, परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा हजारों की संख्या में ये आंकड़ा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन सी ब्रिटिश और मीर जाफर, ऑप्शन डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ब्रिटिश और हैदर अली। आपको बताते चले कि अंग्रेजों एवं मैसूर के मध्य कुल 4 युद्ध हुए थे, जिनमें पहला युद्ध 1767 से 1769 तक हैदर अली द्वारा लड़ा गया था, जिसमें मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा युद्ध अगर हम बात करें तो 1780 से 1784 में लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, हैदर अली आयरकूट के हाथों पराजित होता है और घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे युद्ध में मंगलौर की संधि होती है, पहले युद्ध में मद्रास की संधि होती है। तीसरा युद्ध जो होता है 1790 से 1792 के बीच हुआ था, यह युद्ध टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा जाता है। चौथे युद्ध में 1799 में बेलेजली की सहायक संधि के माध्यम से, चूंकि उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए जबरन इनको मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से 4 युद्ध हुए थे
अंग्रेजों और मैसूर की रियासत के मध्य। इसका दोस्तों तात्कालिक कारण यही था कि अंग्रेज क्या करते थे, पहले एक क्षेत्र को जीत लेते थे, फिर जो दूसरा क्षेत्र होता था उसके मामले में इंटरफेयर करते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत के राजनीति में इंटरफेयर करने के कारण मद्रास की रियासत के तत्कालीन जो सर्वे सर्वा थे हैदर अली, उन्होंने इसका विरोध किया और उनसे संघर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का उत्तर सामान्य सा है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसमें राजा राम मोहन राय का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और इन्हीं की मदद से सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने में सफलता मिली है। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष में भारत म्यांमार से अलग हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1950। याद रखिएगा, भारतीय जो अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था 1935 में, 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत से म्यांमार को अलग किया गया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इस बात को याद रखिएगा। यहीं पर कई सारे संघर्ष हुए हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।